है वो है गुडविल अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12। ओके, सो हमारे सेकंड चैप्टर में है। जिन गाइस ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है या पहला पार्ट नहीं देखे हैं, वो जाके देख ले, पहले उसको अंडरस्टैंड कर ले कि फंडामेंटल्स में क्या क्या है। जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जैसे आपकी मतलब पार्टनरशिप फर्म है क्या, उसमें सब कुछ उसके बारे में बता रखा है। ओके, गुडविल एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप फर्म का, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये इतना हार्ड नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। आपने गुडविल पहले सुना भी होगा शायद किसी के मुंह से, बट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो है क्या। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुडविल को, अंडरस्टैंड करेंगे कि गुडविल एक्चुअली है क्या, फर्म की गुडविल होती क्या है। ओके, सो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, गुडविल मे बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन अ रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, इस जो पूरी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है एक्चुअली। देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म, इट मींस दैट कि जो गुडविल है वो वैल्यू है किसी भी फर्म की रेपुटेशन की। ओके, तो जो कोई फर्म होती है तो उसकी जो रेपुटेशन होती है कहीं भी किसी भी मार्केट में, जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम गुडविल कहते हैं। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट फर्म कमाती है उसके रिस्पेक्ट में या उस टर्म में, ठीक है, जो वैल्यू होगी वो प्रॉफिट की टर्म में होगी। एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट जो फ्यूचर में, या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो उनका आता है हर साल, उससे ऊपर जो उनकी प्रॉफिट अर्निंग होती है उसको गुडविल कहते हैं। ओके, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3 फर्म है, हम यहाँ पे 3 फर्म जैसे हमारी हैं ए, बी और सी। जो ए है उसने भी नया नया प्रॉफिट शुरू किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये कमा रहा है। ओके, और जो बी है उसको 2-3 साल हो चुके हैं, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। और जो थर्ड है वो 2 लाख कमा रहा है। तो यहाँ पर जो है देखो, सी जो होगा उसको मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है, यानी कि उसके पास अच्छे खासे कस्टमर वैल्यू है और कस्टमर उसके पास बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसकी अर्निंग भी अच्छी खासी है, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे ज्यादा कमा सकता है वो। और यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, वो होगा हमारा 50K। क्यों? क्योंकि ए अभी नया नया आया है। ओके, उसने मार्केट में अपनी फर्म जमाई है अपनी, तो उसके पास ऐसे कस्टमर आते होंगे जो कि चलते फिरते होंगे। ओके, उनको बस पता है कि यहाँ पे दुकान है और वो यहाँ से सामान खरीद रहे हैं, या कोई भी फर्म है वहाँ से वो जो भी गुडविल है वो खरीदते हैं। ओके, तो इसका ही नॉर्मल प्रॉफिट है, उसका कोई अभी गुडविल नहीं है, बट इनका नाम हो चुका है। सो 50,000 के ऊपर जो भी ये सेकंड फर्म कमा रही है, ठीक है, वो उनकी गुडविल है। तो बी की जो गुडविल होगी वो होगी 50,000। क्यों? क्योंकि 50,000 तो उनका प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है, उसके ऊपर जो कमाई कर रहे हैं उसको हम गुडविल कहते हैं, जो कि 50,000 और है। ओके, और ऐसी थर्ड है जिसमें वो 1.5 लाख की गुडविल कमा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है गुडविल की, जो कि लिखा हुआ है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द प्लेस। मींस दैट की जो गुडविल है वो कुछ नहीं है, वो एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि हमारी जो कस्टमर है वो हमारे पास वापस आएंगे और वो हमें मतलब वही अर्निंग देंगे, ठीक है। तो ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द प्लेस, मतलब जितने भी ओल्ड कस्टमर हैं वो सारे के सारे फर्म में वापस आएंगे, वैल्यू यानी कि फर्म जो गुड बेचती है उनको खरीदने के लिए। सो ये तो जो था सब कुछ वो गुडविल का रियल मीनिंग था कि एक पार्टनरशिप फर्म में या फर्म में गुडविल की रियल मीनिंग क्या होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि गुडविल एक्चुअली है क्या। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। ओके, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि हम टच नहीं कर पाते या जिन्हें देख नहीं पाते। ओके, देन ये एक फिक्टिशियस एसेट क्यों नहीं है। देखो, एसेट 2 टाइप के अगर हम मान सकते हैं गुडविल को, लोग सोचते हैं कि फिक्टिशियस क्यों नहीं है। ओके, जबकि ये फिक्टिशियस उसमें आनी चाहिए, नहीं वो नहीं आएगी, क्योंकि गुडविल को हम परचेज भी कर सकते हैं। ओके, फिक्टिशियस जो एसेट होते हैं उनको हम परचेज नहीं कर सकते, बट गुडविल को हम कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल एसेट है ये। ओके, नेक्स्ट ये है नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
मीन्स कि गुडविल की कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर फर्म है तो गुडविल है, अगर फर्म नहीं है तो गुडविल नहीं है। ओके, एक फर्म हो सकती है जिसकी कोई गुडविल नहीं है, बट ऐसी गुडविल नहीं हो सकती जिसके लिए कोई फर्म ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि अगर किसी भी फर्म का नाम होगा, ठीक है, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन होगी कस्टमर्स की। जैसे कि आपने कभी भी अपनी गली मोहल्ले में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते होंगे, ठीक है, किसी प्लेस पे, तो कहते होंगे कि यार उस बंदे के दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उसकी मीन्स उसकी एक गुडविल बन चुकी है दही बल्ले वाले की। ओके, यानी कि एक माउथ जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है लोगों ने कर दी उसकी। ओके, तो वहीं पे जाके अपना जो दही बल्ले होते हैं खाते हैं। ओके, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट, एनहेंस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाता है, आपके किसी भी फर्म की प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो गुडविल होगी तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाएंगे, जब नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो अर्निंग होती है उसको हम गुडविल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सेल विद बिजनेस, यानी कि जो गुडविल होती है वो हमेशा सेल होती है बिजनेस के साथ। अगर कोई दुकानदार है, उसके छोले भटूरे बहुत फेमस है, अब दूसरा बंदा आता है वो कहता है कि मैं आपका बिजनेस खरीदना चाहता हूँ क्योंकि भी आपकी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू है। ओके, तो जो बंदा है वो अपना बिजनेस तो बेचेगा ही बेचेगा, दूसरा अपने कस्टमर्स भी उसको भेज देगा ना, क्योंकि उसके सारे जो कस्टमर्स है वो उस जगह ट्रांसफर हो जाएंगे जो कि बिजनेस ने खरीद लिया जिसे। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। सो फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है गुडविल को वो क्या है? एडवांटेजेस ऑफ लोकेशन। ओके, अगर आपने अपनी जो फर्म है वो कहीं ऐसी जगह पे खोली हुई है जहाँ पे कई सारा क्राउड है या लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आपने मतलब अपने जो गुड्स है वो लिवली गुड्स बेच रहे हो आप, यानी खाने पीने का सामान ये सब, और वहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, राइट। बट क्या होता है अगर आप ऐसी जगह चुन लेते हो जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, तो वहाँ पे आपके कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो आपकी गुडविल की वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी मैनेजमेंट जो है फर्म की वो कैसे काम कर रही है। जैसे कि आपका डायरेक्टर है वो क्या डिसीजंस ले रहा है, सुपरवाइजर्स क्या डिसीजन ले रहे हैं, या आपके मतलब मीटिंग्स जो होती है उनमें क्या मतलब आपके कस्टमर वैल्यूज के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके, आप सर्विस कैसी दे रहे हो कस्टमर्स को, ये सारी की सारी आपकी एफिशिएंट मैनेजमेंट स्किल्स है। ओके, लाइफ स्पैन ऑफ अ बिजनेस। अगर कोई फर्म 5 या 6 साल का ही लाइफ स्पैन रखती है, बोलती है हमें बिजनेस करना है लेकिन हमें ज़्यादा लाइफ के लिए नहीं करना, हमें छोटे टाइम के लिए करना है, यानी 5 या 6 साल के लिए, तो आपका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होगा या आपकी गुडविल फिर इतनी नहीं बनेगी, ओके, आपकी कस्टमर्स वैल्यू नहीं बनेगी, क्योंकि आपका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, इसमें लोग नहीं आ पाएंगे। अगर आप कम से कम 20-30 साल काम करते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आपको कस्टमर जान सके। ओके, नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मीन्स कि आप किस प्रकार के गुड्स बेच रहे हो, ठीक है। अगर आप ड्रग्स में डील करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कस्टमर्स इतने नहीं आएंगे, या तंबाकू में डील करते हो तो भी इतने नहीं आएंगे। अगर आपका गुड्स का नेचर अच्छा है, ठीक है, लिवली गुड्स है, या कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल को मतलब फॉलो करने में हेल्प करते हैं, तो वो गुड्स बिकते हैं। ओके, यूनिक पेटेंट राइट, यानी कि आपने किसी चीज़ का पेटेंट ले रखा है, जैसे कोको कोला की बोतल है, ओके, उनको सिर्फ उनका पेटेंट है कोको कोला के पास कि जो डिज़ाइन है वो सिर्फ और सिर्फ कोका कोला छाप सकती है या कोको कोला बना सकती है, उसके अलावा कोई भी फर्म उसकी बोतल को कॉपी नहीं करेगी। ओके, तो एक यूनिक पेटेंट राइट भी है उनके पास, जिससे कि उनकी गुडविल वैल्यू बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सर्विसेज। जैसे ओला हो गया, आपका रैपिडो हो गया, ऐसी कोई भी बड़ी मतलब सर्विस फर्म है, वो अगर अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस नहीं देगी तो उनकी गुडविल नहीं बनेगी, तो यहाँ पे बेटर कस्टमर सर्विसेज भी आपका इफेक्ट करता है। लास्ट है मोनोपोली। मोनोपोली का होता है वन फर्म एडवांटेज। अगर किसी मार्केट में एक ही फर्म है किसी चीज़ की, तो उनका एडवांटेज रहता है कि सारे कस्टमर उनकी तरफ जाएंगे। जैसे कि इंडियन रेलवे है, ओके, रेलवे हमारे यहाँ पे सिर्फ इंडियन रेलवे है, यानी कोई भी अगर सफ़र करना चाहता है रेल से तो उनको इंडियन रेलवे से ही सफ़र करना पड़ेगा या उनका ही टिकट खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे उनके पास एक बड़ा एडवांटेज है, यानी कि सारे कस्टमर उनकी तरफ ही है। लेकिन अगर हम बात करें एयरलाइंस की तो वहाँ पे बहुत सारी हैं, विस्तारा, ओके, इंडिगो, स्पाइस जेट, तो ऐसी कई सारी एयरलाइंस हैं, बट उनको वहाँ पे कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है।
मोनोपोली में सिर्फ एक फर्म होती है जहाँ पे आपको कोई कंपटीशन फॉलो नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट है वो है नीड टू कैलकुलेट ऑफ गुडविल। तो हम कब कब गुडविल कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। ओके, समझ लो किसी फर्म की पार्टनरशिप डेट नहीं थी, उन्होंने नई पार्टनरशिप डेट बना ली, तो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था पहले इक्वल था, अब अलग अलग हो गया होगा, राइट? तो उनको अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है या नया पार्टनर आता है तो अपनी गुडविल लेके आएगा, ठीक है? या जो उसकी पुरानी गुडविल है उसमें से उसको शेयर मिलेगा। रिटायर और डाई, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट, डिसॉल्व और सोल्ड ऑफ फर्म, अगर किसी फर्म का डिसॉल्व हो जाती है कोई फर्म या डिसोल्यूशन हो जाता है किसी फर्म का, तो हमें अपनी जैसे अगर या हमें अपनी फर्म सोल्ड करनी पड़े तो हमें अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट है अमलगमेट विद अ न्यू फर्म, मीन्स कि आपकी जो फर्म है वो किसी और फर्म के साथ मिलकर एक नई फर्म बना के काम कर रही है। ओके, यानी कि टू और मोर देन टू फर्म्स आर टुगेदर राइट नाउ एंड दे आर मेकिंग अ न्यू एंटिटी। ओके, तो वो यहाँ पे न्यू फर्म बना रहे हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ भी अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर कोई फर्म है जो कि छोटे लेवल पे काम कर रही है, यानी कि स्मॉल एंटिटी आपकी, तो अगर वो कंपनी में कन्वर्टेड हो जाती है तो भी उसको अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, तो जो भी अभी आपने पढ़ा वो सारा थ्योरी पार्ट है, ठीक है? अब जो उसके एग्जाम्पल्स है वो उसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, तो आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे जो कि आपके मेथड्स पे होंगे। ओके, तो सारे उनको देखिए, समझिए, और जो भी आपको डाउट्स आते हैं प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं हेल्प करूँगा आपकी, कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स